हेलो जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइज आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का थर्ड लेक्चर। इससे पहले के दो लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट करें और वो दोनों लेक्चर्स को देखें। साथ ही अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी अभी तक नहीं देखे हैं और आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा मिस कर दें कि आपको एग्जाम में पछताना पड़े। वो क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सभी वो क्वेश्चंस हैं जो या तो रिपीट हो चुके हैं या उनके रिपीट होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आज के क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। हमें बताना है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होना है तो उच्च न्यायालय में एडवोकेट की वो क्या है, कितने साल प्रैक्टिस करनी चाहिए उच्च न्यायालय में कि आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो सके। तो गाइज ऑप्शन ए है 20, 10, 8 और 25। तो गाइज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम 10 साल प्रैक्टिस करते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 10 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हमें बताना है कि जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन डी है राज्य का मुख्यमंत्री। तो गाइज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो गाइज वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। साथ ही अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है तो गाइज वो दिलाता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य से संबंधित होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन ग्रहण कराता है। गाइस ये बात मैं आपको बता चुका कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो उनको शपथ ग्रहण कराता है राज्यपाल। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तो उनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, उनको ग्रहण करता है राष्ट्रपति। इन दोनों का जो मतलब निर्वाचित करता है, इन दोनों को जो बताता है कि ये कौन है, मतलब कौन अगला वो बनेगा, नियुक्त जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीश को नियुक्त जो करता है वो हमारा राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है। हमें बताना है कि अगर उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसे कम या ज़्यादा कौन कर सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है हमारा राज्यपाल, ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल। तो गाइज उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या ज़्यादा कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है गाइज संसद। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है। जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है। तो गाइज ये जो लोग होते हैं इन लोगों के ऊपर बहस नहीं की जा सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर बहस नहीं की जा सकती है, चाहे वो संसद के लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, मतलब चाहे संसद हो या फिर हमारा विधानमंडल हो, कहीं पे भी उनके बारे में बहस नहीं की जा सकती है। तो संसद, विधानसभा, लोकसभा सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर इनमें से कहीं नहीं की जा सकती है बहस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है कि हमें राज्य दिए गए हैं और बताया गया है कि इनमें से इनका जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है। तो गाइज कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है वो बेंगलोर में है, वो सही है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है, वो भी ठीक है। अगर बात करें केरल उच्च न्यायालय की तो गाइज केरल का एर्नाकुलम में है, ये सही है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो भोपाल में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की तो वो कहाँ पर है, वो है जबलपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इसमें भोपाल दे रखा है जो गलत है, और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो हमारा जबलपुर में है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नवसृजित उच्च न्यायालय इनमें से कौन सा है। तो गाइस बात करें नवसृजित मतलब जो नए बने वाले हैं उच्च न्यायालय, अभी प्रेजेंट में बने हैं, तो वो कौन से हैं। तो गाइस बात करें एमएमटी, आप याद रखिएगा कि मेघालय,
ठीक है। एक तो हो गया हमारा कौन सा, मेघालय, एक हो गया हमारा मणिपुर और एक हो गया त्रिपुरा। अब बस ये याद रखिएगा, मतलब एमएमटी तो मैंने बता दिया है, वैसे एम से मिजोरम भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, बट मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो नवसृजित उच्च न्यायालय है वो मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का है, जो संयुक्त रूप से बनाया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। हमें बताना है कि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हमारा उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो गाइज महाराष्ट्र भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति जो करता है वो होता है राष्ट्रपति। अब बात करते हैं जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद से होती है। ठीक है, कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके आधार पर, मतलब जैसे दिया गया है हमारे संविधान में कि महान्यायवादी की नियुक्ति होनी है, तो वो है अनुच्छेद 76, जिसके अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ ही एक और बात बता दूं आपको, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य तो होता है, लेकिन इसको वोट देने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 88 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें सुमेलित करना है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसको कौन से अनुच्छेद के हिसाब से करते हैं। वित्त आयोग का क्या है, मतलब कौन से अनुच्छेद के हिसाब से, कौन सा अनुच्छेद दिया गया है वित्त आयोग से संबंधित। प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो हमें इसमें सुमेल करना है। तो गाइस अगर हम बात करें कि भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति जो होती है वो कौन से अनुच्छेद के हिसाब से होती है, तो गाइस वो होती है अनुच्छेद 148। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम बताते हैं, सॉरी, ए का ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं होगा, ए का ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग जो है इसकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के हिसाब से होती है, तो आप याद रखिएगा वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा। साथ में अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकरण की, कि प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कहाँ पे वर्णित है, कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बताया गया है, तो गाइज अनुच्छेद 323A जो है वो 323A वो प्रशासनिक अधिकारों के बारे में, प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकरण के बारे में हमें बताया गया है। साथ ही अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो गाइज आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होता है, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अनुच्छेद 315 में वर्णित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसमें है वो करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का है 1। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो गैस पंचायती राज जो है उसे संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी है हमारा 74, ऑप्शन डी है 84वां। तो गैस पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जल्दी ही हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में आपको समझाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है कि इन संशोधनों में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था, तो गैस वो मिला था 73 से। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन से दिया गया था। साथ ही पंचायती राज से जुड़ा हुआ एक और भी क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। आप याद रखिए, पहला पंचायती राज, पंचायती राज किससे संबंधित होता है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। ठीक है, ये तो हो गया पंचायती राज, ये तो होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब बात करते हैं नगर पालिका। नगर पालिका और पंचायत ये दोनों क्षेत्र लगभग एक ही होते हैं। ठीक है, इनके कार्यों में अंतर मतलब इतना ज़्यादा होता नहीं है, लगभग सेम होता है। तो नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 74वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस डिस्कस करने को मैं जितने संविधान संशोधन है इनको कर दूं, बट आपको ये याद नहीं रहेगा। परसों शायद हमारी एक वीडियो आएगी दीपावली के दिन, बोनस वीडियो जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें संविधान संशोधन से रिलेटेड आपको बताएंगे। लगभग रहेगी वो 20 मिनट की वीडियो, तो आप जरूर देखें उस वीडियो को, जुड़े रहें हमारे चैनल से, बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब कर मतलब दबा दें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। हमें बताना है कि लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होते हैं, लोकसभा कहाँ का चुनाव होता है पहले मैं आपको बता दूं, लोकसभा होता है केंद्र का चुनाव। जो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, लोकसभा केंद्र का चुनाव होता है जिसमें किस क्या चुने जाते हैं, सांसद। बात करें विधानसभा की तो उसमें चुने जाते हैं विधायक, जो राज्य का सरकार चुनाव होता है। ठीक है, तो मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो कौन से संविधान संशोधन से कर दी गई हमें बताना है।
तो गाइज ऑप्शन ए हमारा है 62, ऑप्शन बी है हमारा 92, ऑप्शन सी है 93 और ऑप्शन डी हमारा है 61। तो गाइज कौन सा संविधान संशोधन था जिसे 21 से 18 कर दी गई? तो गाइज वो था 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाता थे उनकी आयु कर दी गई हमारी जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? मंत्रिपरिषद एक तरह से क्या है कि मंत्रिपरिषद और साथ में कि कितने सदस्य हो सकते हैं संसद के, इसके बारे में निर्धारण संविधान संशोधनों के द्वारा कई बार किया जा चुका है। तो गाइज लास्ट संशोधन हमें बताना है कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है उसका कौन से संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 93, ऑप्शन सी है 91 और ऑप्शन डी है 96। तो गाइज कौन से संविधान संशोधन है? वो है 91वां जो संविधान संशोधन है, उससे मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया था? अब आप ध्यान रखिए, 91 मैंने अभी आपको बताया है, अब हमें बताना है 92वां संविधान संशोधन जो है उसमें कुछ भाषाएं शामिल की गई थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अब हमारी कितनी राष्ट्रीय भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं? तो गाइज मतलब राष्ट्रीय क्षेत्र पर जिन्हें पहचान मिली हुई है, तो गाइज वो है 22 भाषाएं जो संविधान में हमारे वर्णित है। तो लास्ट 4 भाषाएं जो थी वो 92वें संविधान संशोधन में ऐड की गई थी। गाइज वो कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए है डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, ऑप्शन बी है हमारा डोगरी, भोजपुरी, बोडो, ठीक है, ऑप्शन सी थोड़ा मिटा हुआ है, ये बवल बोडो है, और ऑप्शन डी है हमारा संथाली तथा भोजपुरी। तो गाइस 4 भाषाएं ऐड की गई थी जैसा मैंने आपको बताया, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली, ठीक है। आप इसे किसी भी तरह से इसकी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, किसी भी तरह से। तो गाइस 92 का ए हो जाएगा कि 92वां संविधान संशोधन जो है उससे हमारे भारतीय संविधान में डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली इन भाषाओं को शामिल किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। पहली बात तो मैं बता दूं कि गाइज ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हम दें। साथ ही ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ था हमें बताना है। तो गाइज वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था ऑप्शन ए है 84, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी है हमारा 92, ऑप्शन डी है 96। तो गाइज जो हमारा किया गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो गाइज वो जोड़ा गया था हमारे 86वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो गाइज ये पहली बात तो मैं बता दूं कि पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा कहाँ गया? तो ये जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। पहले हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ था कि हम पंथ निरपेक्ष होंगे, हम समाजवादी होंगे और अखंड होंगे। ये तीनों शब्द हमारे उसकी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो गाइस कार्यकाल था वो इंदिरा गांधी का, तो इमरजेंसी का टाइम था। गाइज 1977 को ये लागू हुआ था। साथ ही बात करें अगर अभी कभी क्वेश्चन आया आपके पास कि भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन कौन सा रहा है अब तक, तो गाइज वो कौन सा रहा है? वो रहा है 42वां संविधान संशोधन। क्योंकि गाइज इसमें विपक्ष की कोई राय नहीं ली गई थी, किसी से कुछ पूछा नहीं गया था, सबको उठा के जेल में डाला और अपनी तरफ से एक चीज़ पास करके और संविधान में लिख दी गई, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में सहकारी समितियाँ शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हमें बताना है कि संविधान संशोधन जो शब्द है वो हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है 96वां, ऑप्शन बी है 97वां, ऑप्शन डी है 98वां और ऑप्शन सी है 98वां और ऑप्शन डी है 99वां। तो गाइस संविधान में जो सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? जोड़ा गया है 97 में से। काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो गई होंगी। बाकी के जो है वो हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। बस आप डेली हमारे वीडियो विजिट करते रहें क्योंकि डेली हमारी वीडियोस अपडेट होती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है? हमें बताना है कि कौन सा वो संविधान है जिसे लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए है 44वां, ऑप्शन बी है हमारा 42वां, ऑप्शन सी हमारा है 1935 और ऑप्शन 1935 का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी हमारा है 72वां संविधान संशोधन। तो गाइज लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसके अलावा बात करें 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो गाइज 44वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारा जो भारत में एक संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों के अंडर आता था, उसको वहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार की वरीयता दी गई थी,
ठीक है, बात करें 1935 के भारत शासन अधिनियम की, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही वो चीज़ थी जिसके आधार पर हमारा संविधान बनाया गया। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया संविधान संशोधन से रिलेटेड कि सिक्किम जो हमारा राज्य है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 14। तो गाइस पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। गाइज लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अनुसूचियां दी गई हैं और उनके संबंधित विषय दिए गए हैं। पहला है चतुर्थ अनुसूची, उसके सामने भूमि सुधार लिखा है। षष्ठ अनुसूची के सामने लिखा है भाषा, और सी के सामने जो हमारा अष्टम अनुसूची है उसके सामने राज्यसभा, और ऑप्शन डी जो हमारा है उसके सामने लिखा है नवम अनुसूची जनजाति क्षेत्र। तो गाइज हमें इसमें सही मिलान करना है कि इनमें से राइट कौन सा होगा। तो गाइज अगर हम बात करें चतुर्थ अनुसूची की, तो उसमें जो हमारा दिया हुआ है जो संबंधित विषय है उससे, वो है राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा थर्ड है, सॉरी ए का हमारा थर्ड हो जाएगा, ए का हमारा थर्ड हो जाएगा। वैसे तो आप लगा सकते हैं वो ऑप्शन, बट मैं फिर भी आपको बता दूं जो हमारा षष्ठ अनुसूची है, मैंने जो सिक्स्थ है, षष्ठ ज़्यादा हिंदी में इंग्लिश थोड़ा संस्कृत में हो गया। षष्ठ जो है सिक्स्थ जो अनुसूची है, सिक्स शेड्यूल जो है हमारा, वो किससे संबंधित है, तो गाइज वो है हमारे जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, बात करते हैं 18th यानी जो अष्टम है, यानी अष्ट या 8वीं अनुसूची है। ठीक है, 8th शेड्यूल है जो हमारी है, वो किस चीज़ से संबंधित है, तो गाइज वो है हमारी भाषा से संबंधित। उसी में हमारी 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, बात करते हैं 9th अनुसूची की, तो 9th अनुसूची जो है वो है भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के 25+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।